हेलो फ्रेंड, आज का हमारा क्लास बीए सेकेंड ईयर के थर्ड सेमेस्टर का इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्नों को लेकर है। पहले हमने कुछ प्रश्नों का हल कराया है, आगे इन्हीं प्रश्नों के हल के क्रम में अगला प्रश्न जो है हम लोग हल करते हैं। भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है? भारत में कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है? कौन सी दल प्रणाली अस्तित्व में है? बहुदलीय प्रणाली, एक दलीय प्रणाली, दल विहीन प्रणाली, द्विदलीय प्रणाली। तो भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाली राजनीतिक व्यवस्था वाला देश है। यहाँ जो है तमाम तरह के राष्ट्रीय पार्टियां हैं। राष्ट्रीय पार्टियों में भी कई सारी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, 6-7 राष्ट्रीय पार्टियां हैं। क्षेत्रीय पार्टियों की भरमारी है, इसलिए भारत एक बहुदलीय प्रणाली वाली लोकतांत्रिक देश है। इसका आंसर यही होगा। अगला जो है प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की सरकार का आधार है? स्थानीय स्वशासन किस प्रकार की शासन का आधार है? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार का होता है, राजतंत्रात्मक वाली होता है, अधिनायक तंत्रात्मक वाली सरकार होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है ऐसा शासन जो ग्राउंड लेवल पे हो, जिनका जो ऐसी शासन जिनकी जो व्यवस्था हो वह धरातल के स्तर पे हो, क्षेत्रीय के स्तर पे हो, जैसे ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, ये सब व्यवस्था स्थानीय स्वशासन की होती है। तो लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होता है, उन्हीं शासन व्यवस्था में क्या होता है, उन्हीं शासन व्यवस्था में स्थानीय स्वशासनों का स्थान दिया जाता है। इसलिए स्थानीय स्वशासन जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था वाली सरकार में पाई जाती है। ये दूसरा है, पंचायती राज व्यवस्था में महिलाओं का आरक्षण कितना पर? बहुत ही आसान क्वेश्चन है। भारतीय पंचायती राज व्यवस्था में जो संवैधानिक 73वां संविधान संशोधन है, उसके तहत 33% जो है आरक्षण का प्रावधान किया। अलग अलग राज्यों में आरक्षण का प्रतिशत अलग है, लेकिन जो 73वां संविधान संशोधन 1992 में जो संविधान में संशोधन करके ये आरक्षण की व्यवस्था की गई, तो ये 33% है। ये किसी स्टेट विशेष को लेकर नहीं पूछा। ठीक है, अगला प्रश्न हम देखते हैं। जिला का सर्वोच्च अधिकारी है, ये भी बहुत आसान ही क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन वो हैं जो आपको विगत सालों में डीडीयू ने पूछा है। तो हमारा ये पहला पर्पज ये रहा है कि पहले डीडीयू ने जो प्रश्न आपके अपने विगत सालों में जो पूछा है, पहले उन प्रश्नों को हल करा दिया जाए। उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है हम टॉपिक में देखकर अपने से बनाकर आपको तक पहुँचाएंगे। तो ये डीडीयू का ये मैंने इस बात को कई बार दोहराया भी है कि डीडीयू का ये ट्रेंड रहता है कि जो अपना प्रश्न पूछा है उन्हीं प्रश्नों को आगामी वर्षों में जब परीक्षा लेता है तो पूछता भी है। तो सबसे पहले आए हुए प्रश्नों को हल कर लें। ये आया हुआ प्रश्न है, जिला का सर्वोच्च अधिकारी कौन होता है? तो जिला का सर्वोच्च अधिकारी डीएम होता है। जिले का सर्वोच्च अधिकारी डीएम ही होता है। अगला प्रश्न जो है, बलवंत राय मेहता समिति की रिपोर्ट सौंपी गई। ठीक है, बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट सौंपी गई किस साल? तो बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट जो है 1957 में। बलवंत राय मेहता की रिपोर्ट सौंपी गई 1957 में। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। अगला जो प्रश्न है, तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम 1952 संबंधित है किससे है? तो अभी हम लोगों ने प्रश्न हल किया, स्थानीय स्वशासन का आधार किसमें है? तो पंचायती राज व्यवस्था। 73वां संविधान संशोधन पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित है। फिर इसका अगला प्रश्न देखते हैं, गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना द्वारा किया गया। गोरखपुर में नगर निगम की स्थापना किस वर्ष किया गया? तो 1986। बिल्कुल तथ्यात्मक प्रश्न है। गोरखपुर नगर निगम की स्थापना 1986 में किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न, कृषि किस अनुसूची में निम्नलिखित है? तो कृषि जो है ये 11वीं अनुसूची से संबंधित है। 11वीं अनुसूची जो है ग्राम पंचायत से संबंधित है। जो ग्राम होते हैं, जो गांव होता है, उसकी अर्थव्यवस्था कृषि पे ही आधारित होती है। इसलिए ग्राम पंचायत से संबंधित होने के कारण 11वीं अनुसूची को कृषि से संबंधित माना गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, पंचायत समिति का क्षेत्र होता है। चूंकि भारतीय 73वां संविधान संशोधन द्वारा जो स्थानीय स्वशासन ग्राम पंचायत का गठन किया गया वो 3 स्तर पे किया गया, जिला स्तर, खंड स्तर और ग्राम स्तर पे।
तो पंचायत समिति जो होती है, पंचायत समिति ये खंड स्तर की समिति होती है। ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, उसके बाद जिला पंचायत होता है, तो खंड पे आधारित होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? दबाव समूह निम्नलिखित में से कौन सा तरीका नहीं अपनाते हैं? तो लॉबिंग ये अपनाते हैं, संगोष्ठी ये करते हैं, बैठकें करते हैं। तो दबाव जो समूह होता है ये चुनाव नहीं लड़ता है। ठीक है, इसका आंसर होगा चुनाव। चुनाव लड़ने का काम दबाव समूह नहीं बल्कि राजनीतिक दल करते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न देखते हैं। आमंड और पावल, ठीक है, आमंड और पावल ये होगा। ठीक है, ये गलत लिखा गया है। आमंड और पावल के वर्गीकरण निम्नलिखित में से क्या सम्मिलित नहीं है? तो संस्थात्मक दबाव समूह रहता है, समुदायात्मक ये भी होता है, असमुदायात्मक ये भी होता है। समूह सुरक्षात्मक दबाव समूह यह नहीं होता है। ठीक है, सुरक्षात्मक दबाव समूह यह नहीं होता है। आमंड पावल के वर्गीकरण में ये सुरक्षात्मक दबाव समूह नहीं है, इसको याद करके रखे रहना। अगला प्रश्न है, दबाव समूह अपने हित की पूर्ति के लिए कौन सा साधन अपनाता है? तो दबाव समूह राजनीतिक दल नहीं होते हैं, लेकिन हर दबाव समूह एक संगठन होता है जो किसी न किसी राजनीतिक दल से जुड़ा होता है। और इनका मुख्य पर्पज ये होता है कि दबाव समूह से जुड़े हुए जितने लोग होते हैं उनके हितों के लिए सत्ता पे दबाव डालाना, राजनीतिक दल से उनकी बातों को रखवाना और अपनी बातों को पूरा करवाना। तो इसमें वह दोनों तरीके का साधन अपनाते हैं, संवैधानिक साधन भी अपनाते हैं और गैर संवैधानिक साधन दोनों अपनाते हैं। इसलिए इसका उत्तर होगा दोनों। कभी राजनीतिक दल के साथ संगोष्ठी करके, बैठकें करके, कभी ये हड़ताल करते हैं, तो कभी ये जो है काम को रोकने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तमाम तो संवैधानिक गैर संवैधानिक दोनों तरीकों का साधन का अपनाते हैं दबाव समूह। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम भारतीय महिला संघ का गठन किस नगर में हुआ था? प्रथम भारतीय महिला संगठन का गठन किस नगर में हुआ था? तो वह नगर है मद्रास। पहला भारतीय महिला संघ का गठन मद्रास में हुआ था। ठीक है, इसका आंसर होगा मद्रास। अगला प्रश्न देखते हैं। मतदान व्यवहार किसका रूप है? ठीक है, बहुत आसानी क्वेश्चन। मतदान व्यवहार ये सामाजिक व्यवहार नहीं है, आर्थिक व्यवहार नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो मतदान व्यवहार क्या है? राजनीतिक व्यवहार। हम ठीक है, राजनीतिक व्यवहार। अगला प्रश्न देखते हैं। विषय जिसमें चुनाव की प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, वह विषय जिसमें चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है, उस विषय का क्या नाम है? तो उस विषय का नाम सेफोलॉजी है। जिस भी विषय में चुनाव प्रक्रिया का अध्ययन किया जाता है उस विषय को सेफोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, 15 क्वेश्चनों के साथ हमारा आज का ये क्लास समाप्त होता है। ये हमारा क्वेश्चन सीरीज के क्रम में दूसरा वीडियो था और इसी तरीके का वीडियो हम 15 क्वेश्चन पहले तो जो आए हुए डीडीयू के पूछे हुए प्रश्न हैं उनको हल कराएंगे। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपके टॉपिक से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट हमको लगेंगे वो हमारा गेस्ट क्वेश्चन होगा जो आप तक पहुंचाएंगे। और मेरा ये इरादा है कि जो आपके एक ही पेपर का सेकेंड ईयर में जो थर्ड सेमेस्टर है इसमें केवल एक ही पेपर होगा और इस एक पेपर में 200 से 250 क्वेश्चन जो है आप तक हम पहुंचा देंगे। और ईश्वर की कृपा होगी तो इन 250 क्वेश्चन में से ज़्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बशर्ते कि आप जो है इसको काफ़ी अच्छे तरीके से अध्ययन कीजिएगा
और काफ़ी मेहनत करके अध्ययन कीजिएगा, कोई क्वेश्चन छोड़िएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन मिलने की संभावना है। और इस बार चूंकि परीक्षा पैटर्न में परिवर्तन भी हुआ है, लिखित परीक्षा नहीं होगी, टोटल परीक्षा 75 नंबर के कुल 50 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के ही प्रश्न आएंगे और उन्हीं प्रश्नों को आपको अध्ययन करना है। इसलिए और परीक्षा तिथि भी घोषित हो गई है। इस परीक्षा तिथि घोषित चूंकि 15 दिसंबर से होना है और 15 दिसंबर के पहले अब लेक्चर वीडियो सारे टॉपिक पर बनाकर आप तक पहुंचाना संभव नहीं है, लेकिन परीक्षा से पहले जो इम्पोर्टेंट कुछ क्वेश्चन है वह आप तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर से लेक्चर वीडियो अपना परीक्षा होती रहेगी, लेक्चर वीडियो बनता रहेगा। उसकी इम्पोर्टेंस अलग है, इसकी इम्पोर्टेंस अलग है। लेक्चर वीडियो के साथ क्वेश्चन पढ़ना ज़्यादा ठीक होता है, ज़्यादा समझ में आती है। लेक्चर वीडियो के बिना प्रश्न मिलता है तो उसे समझने में और याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, लेकिन परीक्षाओं की तिथि घोषित होने के कारण, नज़दीकी होने के कारण ये हमारे सामने दुविधा है। इस वजह से इसके समाधान के रूप में केवल हमको जो है प्रश्न, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का ही वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाना हमारे लिए बाध्यकारी है। धन्यवाद।